बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। दोस्तों, अभी आपने ये जो वीडियो देखा शुरू में, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में ये आता है कि आपने ये वीडियो कहीं देखा है, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये वीडियो वो है जिसने इन दिनों सोशल मीडिया पर खासा ये वीडियो छाया हुआ है दोस्तों। और ये वीडियो जो है जिसमें जो गीत गाया जा रहा है वो एक पिता और बेटी के संबंधों को लेकर है। अब एक बेटी अपने पिता से कई सवाल करती है, इसका ये गीत है। ये वीडियो इन दिनों खासा वायरल जब सोशल मीडिया पर हुआ तो बंसल न्यूज़ ने इस वीडियो की पड़ताल की और हम आज उस कवि तक पहुंचने वाले हैं जिसने इस गीत को गाया है। जब हमने वीडियो की पड़ताल की तो हमें पता चला कि ये कवि झीलों और तालों के शहर भोपाल से ताल्लुकात रखते हैं। तो आज हम उन्हीं कवि के घर जाने वाले हैं और ये पूरा सफ़र, कैसे ये गीत लिखा गया, कैसे ये गीत उनने सोशल मीडिया पर डाला, कब का ये वीडियो है, ये सारी बात उनकी ही जुबानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। तो दोस्तों, आज हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। हम आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं। आज हम उस कवि से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने ये गीत गाया है। और दोस्तों, ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर जैसे ही डला तो अभी इस पर करीब 4 मिलियन के आसपास व्यू पहुंच गए हैं। दोस्तों, जैसे ही ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इससे बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता था। इस पर कई सिंगर्स ने अपनी आवाज़ दी, कई गीतकारों ने इस गीत को अपनी आवाज़ में गाया और सोशल मीडिया पर डाला भी। तो उसकी एक सुर्खियाँ हम आपको एक बार दिखा देते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसी गीत के कई और वीडियो भी डाले गए। कई सिंगर्स ने भी इसको संगीत से सजाया। लोगों ने अपने अपने अंदाज में इस गीत को गाया और सोशल मीडिया पर डाला भी। लेकिन उन सभी वीडियोस में अगर कुछ गुम था तो बस उस कवि का नाम। बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सोशल मीडिया पर छाए हुए इस गीत को सबसे पहले 20 जनवरी को पोस्ट किया गया था, जिसके बाद लोगों ने इसे खूब पसंद किया। तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। लेकिन वायरल होने की चमक में कहीं ना कहीं उस कवि का चेहरा फीका सा पड़ गया। इसलिए बंसल न्यूज़ ने उस कवि को ढूंढा और हम निकले उनके घर की ओर। तो दोस्तों, हमारा ये सफ़र यहाँ ख़त्म हो चुका है। हम सर के घर पहुँच चुके हैं और ये वातावरण जो आप मेरे आसपास पीछे देख रहे होंगे, सर के फार्म हाउस तक हम पहुँच चुके हैं। और जैसा वादा हमने आपसे किया था कि सर का परिचय वो खुद ही आपको देंगे, तो आइए सर से आपकी मुलाकात करवाते हैं। धन्यवाद विकास जी, आप इतनी दूर यात्रा करके हमारे घर आए, एक छोटे से गीतकार के घर पे आए। मेरा नाम संजय सिंह है। मैं मूलतः एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरी एक संस्था है, बचपन में मैं काम करता हूँ और रहने वाला मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक बहुत छोटे से गांव का हूं। और यहां पे हम जानते हैं सभी के हमारी संस्था काम से मैं यहां रहता हूं। और यहां पे हम संयुक्त परिवार हैं, मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग जॉइंट फैमिली में यहां पे रहते हैं। और एक जो गीत आपके सामने आया है, हालांकि बहुत सारे गीत हैं, मैं आपसे बात करूँगा। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आप आए थे हमारे। चलिए, तो देखिए साहब, संजय सिंह जी वो कवि हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जो गीत खासा वायरल हो रहा है उसको अपनी कलम में, जो कागज़ पर जो शब्द पिरोकर भावनाओं, संवेदनाओं से जोड़कर शब्दों को जो कागज़ पर उकेरा है, उसके गीतकार हैं संजय सिंह जी। संजय सिंह जी से हम सब कुछ जानेंगे, लेकिन पहला सवाल सर मेरा यही रहेगा, किस तरह से एक
सोने चांदी की दुकान में एक टी शर्ट पहने एक व्यक्ति बैठा होता है, आगे एक पेन लगा रहता है और उसका वीडियो सर ऐसा वायरल होता है कि देश का कोई कोना ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जिन्होंने उसको सुना नहीं होगा। और वो इस बात का प्रमाण है कि बताना ना बाबूजी जब आप यूट्यूब के तहखाने में सर्च करेंगे तो आपको मैं कह रहा हूँ कि 50-60 वीडियो तो ऐसे मिलेंगे जिन पे किसी पे 10 लाख व्यूज़ हैं, किसी पे 20 लाख व्यूज़ हैं। सर उस गीत कैसे वो हुआ, वीडियो जो हमने देखा, पहले तो उसकी कहानी में जानना चाहूँगा सर। हाँ, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं गीत तो लिखने का शौक़ पहले से था, लेकिन कोरोना काल का कुछ सुप्रभाव दुष्प्रभाव जैसा भी दोनों भी देख रहे हैं। अच्छा ये रहा कि उस समय मैं घर पे था और मुझे लगा कि अभी तो ये दुनिया पूरी बंद हो चुकी है, तो मैं जो अपना एक हुनर था लिखने पढ़ने का, उसको मैं थोड़ा सा लिखता रहा और फिर ये गीत बना। और उस दिन का जो वाक़या है, मैं किसी ट्रेनिंग में गया था, एक SOS विलेज है, बच्चों के साथ वो लोग काम करते हैं, आप जानते होंगे। वहाँ की ट्रेनिंग से मैं आ रहा था, तो दीपक भाई मेरे मित्र हैं, तो उनके यहाँ मैंने ऐसे ही फ़ोन किया, तो बोले कि आ जाओ यार, तो चाय पी के जाना। तो दीपक जी थे और विजय गिरी जी थे। वैसे कैजुअल, उस समय तो मेरे पास ये मोबाइल भी नहीं था, और उन्होंने कहा कि उनको एक बार सुनाया था ऑनलाइन, तो उन्होंने कहा सिंह साहब वो गीत थोड़ा सुनाइए। अच्छा, तो वो गीत सुनाने लगा और वो सामने बनाने लगे, तो मुझे ये भी नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन वीडियो बन रही, हाँ क्या नहीं, मुझे लाइक कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं था। हाँ। लेकिन मैं एक जो भी खासियत कह लीजिए, मैं जब भी चाहे एक आदमी के साथ गा रहा हूँ या 100 लोगों के साथ, 1 लाख के साथ, उसी शिद्दत के साथ गाता हूँ। ये नहीं देखता कि सामने बैठा हुआ एक व्यक्ति। तो मैं बहुत शिद्दत से गाने वगैरह के बाद मुझे दूर जाना था, चूँकि अयोध्या बाईपास पे उनका घर है, मुझे यहाँ आना था, तो मैंने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, और मैं नमस्कार करके चला आया। आपको बताऊँ, मैं हबीबगंज स्टेशन पहुँचते पहुँचते उनके 10-15 फ़ोन आ गए, उनके और विजय भाई के दोनों के। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई, कुछ मुझे डर भी लगा। फिर मैंने कॉल बैक किया, तो बोला शुक्ला जी क्या बात है, तो बोले कि अरे यार ये तो इतने देर में 500 की 1000 लाइक्स आ गए। उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि लाइक्स का मतलब क्या होता है, ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर आते आते मेरे जब मतलब वो 1 घंटे हो गए, मैं कुछ सामान वामान लेके आया, तो 1-1.5 घंटे बाद बोले कि हज़ारों में आ गए वो। अब वो मुझे लगा कि क्या बोल रहे हैं। फिर सवेरे होते होते सुबह फिर आने लगे फ़ोन उनके, और इसके बाद फिर बहुत सारे लोगों के फ़ोन आने लगे। तो मैंने कहा कि क्या हो गया भाई, तो बोले ये बेटी का गीत ऐसा वायरल हो गया, वैसा वायरल हो गया। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद ये लाखों में संख्या, फिर तो 2-3 दिन के बाद तो स्थिति हो गई, शायद मैं 4-5 दिन सोया भी नहीं हूँगा। मुझे ये पता चला था कि 2-3 दिन में वो मिलियंस में व्यूज़ पहुँच गए थे। तो प्रतिक्रिया क्या थी, पहली प्रतिक्रिया आपकी? पहले तो मुझे किसी का फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में किसी यूट्यूब चैनल ने चलाया इसको, पाकिस्तान में। हाँ। तो मुझे लगा कि अरे पाकिस्तान ही पहुंच गया। फिर मुझे लगा कि ठीक है, अच्छी बात है। वहाँ लाखों लोगों ने देखा। फिर वो दिखाऊंगा आपको वीडियोस में, बहुत सारा माशाल्लाह माशाल्लाह करके बहुत सारी प्रतिक्रियाएं वहाँ पे। खैर कविता का कोई देश नहीं होता है, तो विश्वव्यापी होती। फिर इसके बाद लगा, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना क्या लिख दिया हूँ इसमें, कि एक सीधी सीधी बात है। और एक बेटियों के, चूँकि वो बेटियों के जितने भी हम गीत गाते हैं, वो जब हमारे पास रहती हैं तब के गीत गाते हैं। मैंने कोशिश की थी कि बेटियों का जब हमारे यहाँ से चली जाती हैं और 2 परिवार जब स्थापित हो जाते हैं, उस पक्ष के गीत बहुत कम होते हैं, तभी बेटी हमारी बेटी रहती है। तो मैंने उसके दर्द को थोड़ा समझा। मैं सब्जी लेने गया तो वहाँ पे एक बाबूजी करके बोलने लगा, तो मैंने कहा कि वो सब्जी बेचने के लिए बुला रहा होगा मुझे। तो मैंने कहा बाबूजी करके बुलाते हैं कि सब्जी ले लीजिए विठल मार्केट में। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले आप बाबूजी का गीत गा रहे हैं। तो एक बार फिर एम्स में गया मैं पत्नी के साथ एक इलाज के लिए। वहाँ एक व्यक्ति आया, रायसेन का लड़का, तो कुछ पहचान गया, जबकि मास्क लगाया था मैं। तो बोला फ़ोटो खींचने लगा, तब तक बहुत सारे लोग आ गए वहाँ पे। तो मुझे लगा, तो पत्नी बोली है तो मास्क लगा लो, नहीं तो ये तो गार्ड वार्ड भगा देंगे हम लोगों को, तो पीछे इतने लोगों को जा रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत खुशी, एक छोटे से गीतकार को इतने लोगों का प्यार मिला है और इतने कमेंट्स आए हैं, इतने अच्छे कमेंट आएंगे, मैं तो धन्य हो गया हूँ। बिल्कुल, जो हमारे तमाम दर्शक सर आपको देख रहे हैं वो इस इंतज़ार में हैं। और जब हम इस स्टोरी पर कवर कर रहे थे, तो हमारा जो न्यूज़ रूम है सर, वहाँ भी बस ये था कि सबसे पहले सर से वो गीत सुनना, क्योंकि सर वो गीत ऐसा है, मैं चाहूँगा मैं अतिरिक्त कोई भूमिका बनाऊँ, सीधा आप वो गीत हमारे दर्शकों को सुनाएं सर। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी,
रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज़्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे, छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। आखिरी स्टंजा जिसके लिए मैंने पूरी कविता लिखी वो बेथा बेटी की। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। भाई क्या बात है संजय जी, शब्द नहीं निकल रहे हैं। आप देखिए ये जो मिलियंस में व्यू थे, ये वो गीत था जिसने संजय सिंह को संजय सिंह बना दिया, नई पहचान बना दी। मैं आगे कोई बात बढ़ाऊं, संजय जी सबसे पहले इस गीत के बारे में मैं जानना चाहूँगा। देखिए जब हम कोई गीत लिखते हैं तो एक विषय होता है, महिलाओं का विषय है, ठीक है। संजय सिंह ने किसको डेडिकेट किया है? क्या बेटी के लिए है? संजय सिंह का जुड़ाव अपनी बहनों से ज़्यादा रहा है, तो किसको डेडिकेट किया है, कैसे वो कहानी पूरी बनी, वो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा। मैं संयुक्त परिवार में का हूँ, आपको पता है। मेरे पिताजी 4 भाई, चचेरे 2 भाई और 2 भाई हमारे पिताजी, लगभग 6 बहनें, 8 बहनें कुल मिला के, और मेरी अपनी 1 बहन सगी, और हमारे पिताजी की 1 बहन, और हमारे काका जी की 4 बहनें। और बचपन पूरा मैं उनके गोद में खेला हूँ, और शादियों में उनके यहाँ जाता था। और 1 महीने हमारे यहाँ चलन है कि बेटी के साथ एक लड़का भी जाता था, तो हम लोग जाते थे, मेरा भाई जाता था, 1 महीने वहाँ रहते थे। वो उतना प्यार उन लोग करते थे। अभी भी उनका फ़ोन आ जाता है या मतलब, तो इतना जैसे लगता है कि भगवान जाने ये मुझे क्या देखती हैं वो, या पिताजी की वजह से। मेरे पिताजी काफ़ी बेटियों को लेके बहुत ज़्यादा हमारे पिताजी से। मैं 2011 में वो प्रसंग आपको ज़रूर बता दूं कि जब ये मध्य प्रदेश का सेंसस आया और लड़कियां बहुत कम होने लगी 1000 पुरुषों पे, तो मुझे वो क्लिक चीज़ क्या इस तरह तो ये दुनिया, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं भी, तो मैंने कहा ये ठीक नहीं है। और ये तो अगर हम कुछ नहीं किए तो उसी समय सरकार का एक अभियान चला बेटी बचाओ, तो उसमें मैंने पहली बार ये एक स्लोगन, माननीय मुख्यमंत्री उस समय 2011 में थे, अभी जो हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, और प्रदेश अध्यक्ष थे प्रभात झा जी, उनके सामने एक पोस्टर में ले जाके पहली बार मैं ये बेटियां पढ़ने लगेगी आसमां गढ़ने लगेंगी, अब बचाओ बेटियों को, सब पढ़ाओ बेटियों को। ये मैंने पूरी कविता है, कविता का 2 लाइन का एक वो किया, तो फिर मैं उनके साथ एक विमोचन करवाया उस पोस्टर का, और वो 2011 में पहली बार मैंने ये बात बोली। और इसके बाद मैं वो कविता लिखा फिर, और बहुत सारी
संस्था के कामों में, बच्चों के राइट्स को लेके, बच्चों के अधिकारों को लेके। यहाँ जी। मैं आपको रोकना चाहूँगा। तो मतलब सर मैं इस बात को मान लूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है वो संजय सिंह की कविता और कलम से निकला है। वो जो कविता है उसकी दो जो टैगलाइन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो जो संदेश है वो संजय जी ने दिया है। ये बहुत बड़ी बात हमें आज पता चली है। नूतन कॉलेज में एक 8 तारीख को महिला दिवस मनाते हैं, वहाँ पे एक हमारी संस्था के सहयोग से एक कवि सम्मेलन जैसा हुआ था। तो उसमें आखिरी में मैंने एक कविता पढ़ी थी। तो उस समय में लगा मुझे कि लगभग बहुत सारी सैकड़ों लड़कियों की आंखों में आंसू थे, जो टीचर थी वहाँ पे, प्रोफेसर थे, उनकी आंखों में आंसू थे। और मुझे आधे 1 घंटे लग गए वहाँ से निकल। इसके बाद कई सारे मंचों पे मैंने देखा, जब उसको पढ़ा तो कई सारे लोगों के पिताजी जिनके नहीं रहे, वो लोग याद कर करके रोने लगे। तो मुझे कई बार लगता था कि क्या मैं कुछ ये गलत कर रहा हूँ क्या। लेकिन फिर लगता था कि नहीं, ये आंसू जो है मेरे लिए बड़ा पुरस्कार है और मैं कम से कम उन भावनाओं को, उन यादों को साझा कर पा रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगा थोड़ा। देखिए सर, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि जो लोग सुनते हैं उनकी पलकें गीली हो जाती हैं, वो दरअसल इसलिए भी है क्योंकि ये जो गीत है ना सर, ये भावनाओं की दहलीज से दस्तक दे के सीधे दिल में पहुंचता है, दिल में प्रवेश करता है। और जो भावनाओं का जो एक आपने पूरा माहौल इस गीत में तैयार किया, बिल्कुल सरल शब्दों में सर, ऐसा कोई साहित्यिक बड़ा प्रयोग नहीं है। मैंने उस गीत को कई बार सुना है, बिल्कुल जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है उसमें ही बस थोड़ी सी भावनाओं को इस तरह से जमाया गया है। और दोस्तों, कलमकार का एक यही जादू है कि ये जो सब हमारी चीज़ें घट रही होती हैं, ये हम आम लोग भी देखते हैं, पर एक कलमकार का ये जादू है कि वो उसको शब्दों में इस तरह से पिरोता है कि वो एक गीत बन जाता है। सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति संजय सिंह को सर्च कर रहा है, ये मैंने देखा है। लेकिन सर आप सोशल मीडिया पर कहीं दिखते ही नहीं हैं। फेसबुक पे संजय सिंह जी बहुत कम है, यूट्यूब पे इसके सिवा कोई वीडियो हमें मिलता नहीं है, कोई कविता आपकी मिलती नहीं है। तो सर इसका एक कारण, और जो परिवार, मैं थोड़ा सा परिवार के बारे में भी जानना चाहूँगा कि संजय जी के बारे में कौन कौन परिवार में है, कैसे कहाँ कविताएँ लिखते हैं, क्या माहौल रहता है, बेडरूम में कविताएँ लिखते हैं या बाहर बैठ के यात्रा करते हुए, तो उसका सर पूरा एक थोड़ा सा बताएं। नहीं, पहले तो सोशल मीडिया वाला बता दूं कि मैं तो ये जो गीत जब तक नहीं था उससे पहले तो मेरे पास वो कीपैड वाला मोबाइल हुआ करता था। अच्छा। और शायद वो कारण रहा होगा कि मैं सब इतने सारे गीतें लिख पाए, नहीं तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस होता है इसमें। और अभी मैं जानता हूँ कि इधर बहुत डिस्टर्ब भी हो गया हूँ मैं, लेकिन अभी जल्दी जल्दी मैं इसका एक जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करता हूँ। परिवार की जहाँ तक बात की, मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटा सा जिला है गाजीपुर, उसके बहुत से छोटे से गाँव में हूँ। बहुत ही छोटा गाँव, मतलब हमारे गाँव में ही मानिए कि 25-30 घर, 15-20 घर हैं। और वहाँ से मैं हूँ और संयुक्त परिवार में रहा हूँ। पिताजी हमारे पुलिस में थे और पिताजी का बहुत प्रभाव मेरे ऊपर रहा। और मैं जैसे बताया कि मैं पितृपक्ष में जन्म भी मेरा हुआ था, तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि जो पिता की भूमिका है बच्चों के लालने पालने में, वो कहीं ना कहीं हम कम गाते हैं, कम सुनते हैं। माँ के बारे में, माँ का आंचल होता भी बहुत बड़ा है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कवियों ने, मुनव्वर राना, बहुत सारे लोगों ने लिखा। पिता के संघर्षों को मुझे लगा कि जिस तरह, और पिताजी हमारे 5-5, 6-6 बहनों की शादी किया, चचेरी बहनों का और अपनी बहनों का, तो वो जितना शिद्दत से उसमें उसके जुगाड़ में रहते थे और रात दिन उसके बारे में विचार करते थे और बहुत प्यार करते थे, और बेटियां भी बहुत प्यार करती थी उनको। तो ये मैंने बहुत देखा उनको और ये बहुत महसूस किया। तो मुझे लगता था कि इतना यार कुछ इनके बारे में लिखना चाहिए। तो मैंने ठाना कि मैं पितृपक्ष के रूप में, पिता के ऋण के रूप में ज़रूर कुछ लिखूंगा। और माता की ऐसी कृपा रही कि मैं कुछ लिख पा रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। मतलब परिवार का एक बहुत बड़ा साथ रहा, हाथ रहा। जिस तरह से सर ने बताया कि सर की जो बहन हैं, बेटियां हैं परिवार में, उनसे सर को प्रेरणा मिली लिखने की और ये गीत ऐसे करके लिखाया। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि ये गीत लिखाया कहाँ है? ये वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर बेडरूम में लिखते हैं, नहीं, क्योंकि देखिए सर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है आजकल। जो युवा हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे, मतलब जो लिखने का जो शौक़ रखते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, युवा कवि हैं, उनको सर एक प्रेरणा दीजिए कि आपने कहाँ बैठ के लिखा, कैसे पूरा तैयार किया। मैं अपना बता सकता हूँ, अब लोगों का अपना अपना। मैं तो, अगर ये नेचर नहीं होता जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान है इन पेड़ों का, इन जगहों का, ये वातावरण का। नहीं तो मैं शायद नहीं लिख पाता, मैं एक लाइन घर में नहीं लिख पाता। मुझे जितना भी लिखा हूँ यहीं पे लिखा हूँ, पीछे आपके देख रहे हैं यहाँ पे जो जगह है। तो एक प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है हमारे लेखन में, हमारे रचनात्मकता में और हमारे सुकून में। मतलब बहुत ही नज़दीक हूँ मैं बोलूँ तो मैं नेचर का पार्ट हूँ। तो संजय जी आज भी मतलब कलम और पेपर पे लिख रहे हैं। बिल्कुल सर, सोशल मीडिया पर खासा सर्च ये बात की जा रही है कि संजय जी के नए गीत नहीं मिल रहे हैं। लोग तमाम तरह के टेक्स्ट डाल कर यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं, पर गीत नहीं मिल रहे हैं। तो मैं दर्शकों का वो इंतज़ार जो दर्शक कर रहे हैं, सर जो भी नया गीत आपने लिखा हो वो ज़रूर हमारे दर्शकों को सुनाएं। कल आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत सारे युवाओं में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ कि सरदार भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और ऐसे लोग, शहीदों के देश में, हमारे देश में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। बच्चे तो ये कृत करके चले जाते हैं, लेकिन
पिता पे क्या गुजरती है, और पिता को ज़िंदगी भर का वो दंश देके जाते हैं, उनको शायद पता भी नहीं होता। और पहले तो मैं कारण भी पता था, अब तो पता भी नहीं चलता किस कारण से ऐसा हो गया है। पहले तो समझ में आता था कि परीक्षा के कारण या लव अफेयर में ऐसा कर लिया। अब तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि माता पिता को पता नहीं कि हमारा बच्चा ऐसे ने क्या किया। बेटे का पार्थिव शरीर दरवाजे पे पड़ा हुआ है, माँ बाप पे क्या गुजरती है। देश दुनिया के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, देखिएगा कि हाय मेरे लाल कैसा दिन ये दिखाया रे, हाय मेरे लाल किया क्या कसूर मैं तो समझ न पाया रे, हाय मेरे लाल कैसा दिन ये दिखाया रे। इसका एक बंद सुनिएगा। पिता क्या महसूस करता है कि जैसे सावन बीच बदरिया बिन बरसे चली जाए, जैसे सावन बीच बदरिया बिन बरसे चली जाए। ये लाइन देखिएगा आप, पिता के अंदर की बात। जैसे सावन बीच बदरिया बिन बरसे चली जाए, जैसे अंबर गिरे धरा पर और धरा फट जाए, जैसे बनमाली ने बन में, जैसे बनमाली ने बन में आग है लगाया रे, हाय मेरे लाल कैसा दिन ये दिखाया रे, हाय मेरे लाल। माँ पे क्या गुजरती है देखिएगा कि जब तक तू जगता रहता था वो भी ना सो पाती, जिस दिन तू भूखा रह जाए वो भी नहीं थी खाती, जिस दिन तू भूखा रह जाए वो भी नहीं थी खाती। होश नहीं आया उसे पगली बनाया रे, हाय मेरे लाल कैसा दिन ये दिखाया रे, हाय मेरे लाल। कि मैं समझा था तू कर लेगा जो मैं कर ना पाया, जब मैं बाजी हार गया तब तुझ पर दांव लगाया, जब मैं बाजी हार गया तब तुझ पर दांव लगाया। हार नहीं पाया मैं तू, हार नहीं पाया मैं तू जीत नहीं पाया रे, हाय मेरे लाल कैसा दिन ये दिखाया रे। एक बाप का मनोविज्ञान देखेगा कि बाप दुआएं दे कि बेटा और बड़ा हो जाए, इसीलिए शायद वो कपड़े बड़े बड़े ही लाए, इसीलिए शायद वो कपड़े बड़े बड़े ही लाए। आज भी कफन तेरा, आज भी कफन तेरा बड़ा लेके आया रे। गाते समय मेरा भी हाय मेरे लाल। सर वो है गीत में बात, देखिए सर भावुक हो गए हैं। वो पंक्ति ही ऐसी है, क्या बात, मतलब क्या प्रयोग देखिए। बाप जो पिता होता है वो हमेशा बच्चों के लिए बड़े कपड़े क्यों लाता है, बड़े भाई के कपड़े अक्सर क्यों बच्चों को पहना देता है। ये सर थोड़ा सा भावुक हो गए हैं, लेकिन ये पल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यही कवि की कविता की जो जादू है कि वो खुद उतर जाता है। आखिरी में सुनते हैं, आखिरी में पढ़ लेता हूँ, ये जो बच्चों के लिए सुनना चाहिए, इसको पिता का संघर्ष सुनना, इस पीढ़ी का संघर्ष सुनना। आप क्या बोलता है आखिरी में कि तूफानों के सम्मुख सीना तान खड़े हो जाना, तूफानों के सम्मुख सीना तान खड़े हो जाना, वक्त तुम्हारा भी आएगा जरा नहीं घबराना, वक्त तुम्हारा भी। आप युवा हैं, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। वक्त तुम्हारा भी आएगा जरा नहीं घबराना, हार जाना भले, हार जाना भले मत हार मान जाना रे। हारते तब हैं जब हम खुद से हार जाते हैं, दुनिया में हरा नहीं सकती। हाय मेरे लाल कैसा दिन ये दिखाया रे। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, क्या कविता आपने सुनी है पिता के ऊपर। और यही परिवार वालों का, पिता का, बड़े लोगों का यही जादू है कि तुम्हें तुम्हारे उड़ने के लिए हवाएं कौन करेगा, तुम्हें मुस्तकबिल तक पहुंचाने सदाएं कौन करेगा,
दवाएं देने वाले तो लाख मिल जाएंगे इस दुनिया में, बड़ों के बिन तुम्हारे लिए दुआएं कौन करेगा। क्या बात है। ये जादू आज हमें सर के गीत में देखने को मिला। हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आपका ये जो गीत है, तमाम सिंगर्स ने इसको अपनी आवाज़ दी है और उस वायरल होने की चमक में कहीं ना कहीं जो कवि का चेहरा था वो फीका पड़ रहा था। तो आप उसको कैसे देखते हैं सर? नेगेटिव तौर पे देखते हैं, पॉजिटिव तौर पे देखते हैं? आपकी सोच क्या है उसको लेकर कि आपका नाम वहाँ नहीं है लेकिन वहाँ लाखों में व्यूज़ हैं, लोगों ने कितनी वीडियोज़ डाल दी हैं? देखिए, मुझे तो एक गीतकार होने के नाते गीतकार के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती कि आज उसका गीत पूरा देश गुनगुना रहा है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि लेकिन मैं इतना भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक अघोषित एक नीति भी है कि अगर मूल कवि का आप नाम ले लेंगे तो एक तो कवि को भी अच्छा लगेगा और आपका भी मान बढ़ेगा। और एक साहित्यकारों में हम जानते हैं कि हम किसी का भी कविता कोट करते हैं तो हम उसका नाम ले लेते हैं, तो चाहे वो तो उसको आज चाहे दुनिया में है या नहीं है। आज हम गालिब साहब को कितना याद करते हैं, हम तमाम तरह के जो लोग हैं उनको हम कितना याद करते हैं, लेकिन वो अच्छा लगता है कि एक बार आप पूछ लेते हैं। मैं क्यों मना करूँगा? आप मेरा गीत अगर इतना तो गा रहे हैं लोग, तो मैं गीत तो ऐसे ही आते हैं हमारे पुरखों से, पुरखे हमारे कितना गा रहे हैं। और गीत को जीवन में शामिल करो, आप गीत गाओ, गुनगुनाओ, मुस्कुराओ, ये सब थोड़ा ये सब काम भी करो। जो भी आपको गीत अच्छा लगता है सुनो। हम लोग रेडियो सुन के बड़े हुए, हमारी पूरी पढ़ाई रेडियो और बिना का गीतमाला और क्या क्या सुन के पढ़ी हुई, तो वो थोड़ा ध्यान रखें। बहुत बहुत तो देखिए, सर का एक संदेश है कि गीत की तरफ ज़रूर बढ़ें। और दोस्तों, गीत के बारे में तो कहा जाता है कि गीत एक ऐसी विधा है, खुद का अनुवाद लय में कर देना ही गीत होता है और जिसका पारिश्रमिक गीत लिखने के बाद आपको मिल जाता है। जैसे गीत आप लिखते हैं, जैसे सर अभी भावुक हुए थे, तो ये गीत का ये पारिश्रमिक है कि किसी की बड़ाई की ज़रूरत नहीं है, किसी के सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। यदि आप खुद गीत लिखने के बाद खुश हो रहे हैं और उन भावनाओं में उतर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि गीत लिखने की होती है। और दोस्तों, आज हमारे साथ ये थे संजय सिंह, जिनका पूरा हमने आपको आज बताया। लोग तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर सर्च कर रहे हैं, लेकिन आज सर का हमने एक एक चीज़ बताई, किस तरह से वो गीत वायरल हुआ। और दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है, दिनेश रघुवंशी की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज़ हमसे मिलती है। धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज़ हमसे मिलती है। और आज इस दुनिया में ना जाने कितने ऐसे हैं कि जिनको शोहरत कलम से मिलती है। तो कलम ने एक नई पहचान दी है। कैमरा पर्सन भरत बुंदेला के साथ विकास सक्सेना, बंसल न्यूज़, भोपाल। क्या याद मेरी आती नहीं।